नैतिक विकास का सिद्धांत लेते हैं और शायद एक दो बार भी हमने रिपीट भी किया है कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं। ये मान के चलना ये फिर से रिपीटिंग है, ठीक है ना, मतलब स्टार्टिंग है। नैतिक विकास के सिद्धांत की अगर कहें तो सबसे पहले तो हमने फिर कहा है कि स्पेशली नहीं कि आपको सिर्फ कि हम ये कहें कि हम सिर्फ ये जो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो स्पेशली सिर्फ सीटेट के लिए है, बिल्कुल नहीं। आज के समय में चाहे नैतिक विकास के सिद्धांत की अगर बात कहो तो सर सीटेट में भी प्रश्न आते हैं, इसी से यूपी टेट में भी प्रश्न आते हैं, इसी से आपके एसटेट यानी कि सुपर टेट में भी प्रश्न आते हैं। और अगर देखा जाए और भी कोई अदर एग्जाम जैसे कि आपका डीएसएसबी हो गया, केवीए, मतलब और भी अगर जो टीचिंग एग्जाम है जिसमें आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपकी पूछी जाएगी, तो हम इतना डीप तुम्हें ये पढ़ा के देंगे कि इससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं आएगा। आप इसको पढ़ने के बाद आराम से सीटेट निकाल सकते हो, यूपी टेट दे सकते हो, सुपर टेट दे सकते हो, डीएसएसबी दे सकते हो, और भी कोई एग्जाम चाहे वो आपका रीट हो चाहे एमपी टेट हो, जहां जहां साइकोलॉजी आपकी पूछी जाती है वहां पर आपके लिए जो टॉपिक रहेगा नैतिक विकास का सिद्धांत वो उपयोगी रहेगा। तो इसी को स्टार्ट करते हैं और जहां भी जो डाउट हो तो कोशिश करेंगे इस नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 लेक्चर में खत्म करने की। शुरुआत के 2 लेक्चरों में हम आपको मतलब शुरुआत के दो दिन हम आपको केवल थ्योरी पढ़ाएंगे, मतलब केवल थ्योरी पढ़ाएंगे इसकी नैतिक विकास के सिद्धांत की। थ्योरी पढ़ाने के बाद 2 दिन में कोशिश पूरी करेंगे कि 2 दिन में ही थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तीसरे दिन इससे रिलेटेड जितने एग्जाम में प्रश्न आए हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके हो सकते, तो वो सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो है वो हम आपको यहाँ सॉल्व कराएंगे कि कैसे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है और कैसे उसके आंसर को टिक करना है। तो सबसे पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी से रिलेटेड जो पॉइंट रहेगा उसमें सबसे पहले बात करते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की। अगर बात करें कि जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उस नैतिक विकास के सिद्धांत को देने वाले कौन है, तो इस नैतिक विकास के सिद्धांत को देने वाले मुख्य रूप से जो जाना गया है वो लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा जो है वो पहचान मिली है। लॉरेंस कोहल वर्ग, यानी कि लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा ये सिद्धांत क्या किया गया है, आपका दिया गया है। तो क्या लॉरेंस कोहल वर्ग ही सबसे पहले इस सिद्धांत को देने वाले थे? जो जवाब है नहीं। लॉरेंस कोहल वर्ग से पहले भी इस सिद्धांत को देने वाले थे तो वो जो जीन पियाजे नाम के व्यक्ति हैं, जानते हो आप इनको, जीन पियाजे महोदय ने इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था। यानी कि नैतिक विकास का मतलब है कि किस प्रकार से बालक का जीरो से, यानी कि शुरुआती जो अवस्था रहती है जब बालक जन्म लेता है, जन्म के बाद जब वह शैशवावस्था में पहुंचता है तो शैशवावस्था में उसका नैतिक विकास कैसे होता है, बाल्य अवस्था में पहुंचता है तो बाल्य अवस्था में उसका नैतिक विकास कैसे होता है, किशोर अवस्था में पहुंचता है तो किशोर अवस्था में उसका नैतिक विकास कैसे होता है, और लगभग नैतिक विकास आपका कुछ हद तक बच्चे का किशोर अवस्था में पूर्ण हो चुका होता है। थोड़ा बहुत जो रह जाता है तो वो बाद की अवस्था में पूरा हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो जीन पियाजे हो चाहे वो आपके लॉरेंस कोहल वर्ग हो, उन्होंने बालक की शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अंतर्गत ही बालक की नैतिकता के विकास का जो सिद्धांत है वो उसको क्या किया है, बांट दिया है। उसी में बच्चे की नैतिकता को बताया है कि शैशवावस्था का बालक होगा तो वो कैसे काम करेगा, किस प्रकार से उसकी नैतिकता रहेगी, उसकी नैतिकता किस पर आधारित रहेगी, किन चीजों को देख करके उस बच्चे की नैतिकता का अनुमान लगा सकते हैं, बाल्यावस्था के बालक को और किशोर अवस्था के बालक को। तो सबसे पहले तो बताने वाले जीन पियाजे थे जिन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में क्या किया था, बताया था। इन्हीं जीन पियाजे के द्वारा सबसे पहले जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया, उसी सिद्धांत को पढ़ करके, उसी सिद्धांत को देख करके लॉरेंस कोहल वर्ग भी क्या हुए, प्रभावित हुए, और उन्होंने इन्हीं नैतिक विकास के इन्हीं के सिद्धांत को और डिटेल में अच्छे ढंग से क्या की, इसकी विस्तृत व्याख्या की। तो सबसे ज्यादा फिर जो फेमस सिद्धांत हुआ वो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहल वर्ग का फेमस हुआ। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न भी आते हैं अगर नैतिक विकास के सिद्धांत से तो वो लॉरेंस कोहल वर्ग से आते हैं। अगर कोई पेपर में भी विकल्प में पूछे तो हाँ, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया है। तो फिर जीन पियाजे का भी अपना एक सिद्धांत है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वो सबसे ज्यादा उनका फेमस है, लेकिन उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, वो इतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि दिया है तो हम जीन पियाजे के साथ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक और नैतिक और भाषा विकास सब पढ़ा देंगे वहां जब जीन पियाजे पढ़ेंगे। यहां पर बात करते हैं सिर्फ अभी किसकी, लॉरेंस कोहल वर्ग की। तो लॉरेंस कोहल वर्ग जो है
यहां तक कि प्रश्न तो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका जान लेते हैं कि ये कहां थे। तो ये जर्मन मूल के, ध्यान रखना है, ये जर्मन मूल के मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन वास्तव में जर्मन मूल के तो थे, लेकिन जर्मन मूल के बाद ये अमेरिका में आए और ये बाद में क्या कहलाए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहलाए। यानी कि शुरुआत में याद रखना है कि ये जर्मन मूल के थे, लेकिन बाद में जब अमेरिका में आए तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहलाए। यानी कि अमेरिका में रह के इन्होंने अपनी पूरा का पूरा जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया, उस पर रिसर्च की। तो यह जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, वो जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मुख्य रूप से जीन प्याजे के ही सिद्धांत को क्या किया, अनुकरण किया। जीन प्याजे के सिद्धांत को ही क्या किया, एक प्रकार से दोहराया अपने सिद्धांतों में। तो जीन प्याजे क्या करते थे, जीन प्याजे कहते थे हम बच्चों को कुछ कहानियां सुनाते हैं। जैसे देखा होगा कि जब कक्षा शुरुआत में 1 2 3 4 5 में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, तो शिक्षक उसको कहानी सुनाते हैं। जैसे देखा हो सकता कि बच्चे को कहानी सुना दी कि कछुआ और खरगोश की कहानी। वो कछुआ खरगोश की कहानी सुनाने के बाद उसके बाद बच्चे से ही प्रश्न पूछे, बताओ कि आखिर तुम्हें, अगर सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि आखिर जीतता कौन है, कौन हारता है, तो उस कहानी को सुन करके बच्चा उसके उत्तर को क्या करता है, देता है। देखा होगा जैसे कोई भी पाठ बच्चे को पढ़ाया जाता है, उस पाठ को पढ़ाने के बाद उसी पाठ से रिलेटेड प्रश्न बच्चे से पूछे जाते हैं, या किसी कहानी को बच्चे को सुनाया जाता है, उसी कहानी को सुनाने के बाद उस कहानी से रिलेटेड प्रश्न बच्चे से पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर बालक दे देता है, क्योंकि अभी अभी वो कहानी बच्चों को क्या की गई है, सुनाई गई है। इसमें भी यही चलता है, नैतिकता से रिलेटेड कोई कहानी बच्चों को सुना दी जाती है। उस नैतिकता से रिलेटेड जो कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी, उसी कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न बच्चे से पूछे जाएंगे। उस प्रश्न के दिए गए उत्तर के आधार पर बच्चे की नैतिकता का तय किया जाता है कि आखिर बच्चे नैतिकता की किस अवस्था पर जो है वो काम कर रहा है, या बच्चे जो है वो किस प्रकार की नैतिकता की अवस्था पर जो है वो है, या बच्चे का कितना नैतिक विकास हुआ है और कितना नैतिक विकास अभी शेष है। बात समझ पाए कि नहीं। क्या होगा, जैसे कि क्लास है, कुछ बच्चे हैं बैठे हैं, उन बच्चों को हम पहले कहानी सुनाएंगे। जो कहानी सुनाएंगे वो नैतिकता पर आधारित रहेगी। भाई वैसे बच्चों को कछुआ खरगोश की कहानी सुनाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहानी आप सुनाओ, लेकिन जब हमें बच्चे की नैतिक विकास का आकलन करना है, तो हम नैतिकता से जुड़ी हुई कहानी बच्चों को सुनाएं। और नैतिकता से जुड़ी हुई कहानी सुनाने के बाद उस नैतिकता से जुड़ी हुई कहानी से ही प्रश्न बच्चे से पूछें, और बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद, जो बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों के आधार पर ही हम क्या करेंगे, बच्चे की नैतिकता को तय करेंगे कि आखिर बच्चा किस प्रकार की नैतिकता की अवस्था पर है। बात समझ पाए कि नहीं। यही प्रोसेस किसने की, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। क्योंकि जीन प्याजे भी यही करते थे, बच्चों की नैतिकता का आकलन करने के लिए जीन प्याजे बच्चों को कहानी सुनाते थे। उस कहानी पर, कहानी से संबंधित प्रश्न बच्चे से पूछते थे, बच्चे उन प्रश्नों का जवाब देते थे, उस आधार पर बच्चे की नैतिकता का आकलन कर लिया जाता था। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखना समझना। भाई आप जरूरी नहीं, अभी आप बिल्कुल जीन प्याजे नहीं पढ़ना है, और बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़िए। जहां समझ में नहीं आता है आप हमसे पूछिए। अगर हम कहें प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बच्चे को कोई भी कहानी आप सुना गए, तो अब यहां पर जो कहानी सुनाई गई उसके आधार पर ही इनका सिद्धांत जो है वो आपका क्या है, आधारित है। तो ये कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है। तो याद रखना है कि कहानी कथन पद्धति, यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो कहानी कथन पद्धति पर क्या करता है, आपका काम करता है। यानी कि कहानी कथन पद्धति पर यह सिद्धांत आपका क्या करेगा, काम करेगा। जीन प्याजे का सिद्धांत भी कहानी कथन पद्धति पर आधारित था, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी कहानी कथन पद्धति पर ही आधारित कहानी कथन पद्धति का ही प्रयोग अपने सिद्धांत में किया, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न बच्चे से क्या किए, पूछे। कहानी कथन पद्धति का मतलब है कहानी सुनाकर उससे रिलेटेड कुछ कथन बच्चे से पूछे जाते हैं, उनके जो भी उत्तर दिए जाते हैं उसके आधार पर बच्चे की नैतिकता का अनुमान लगाया जाता है। अगर पेपर में यह पूछे कि सबसे पहले कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करने वाला कौन था, तो जीन प्याजे सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन प्याजे का ही अनुसरण किया है या अनुकरण किया है। अब बात करते हैं, जो भी कहानी हिंज के द्वारा सुनाई गई, तो हिंज के द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बच्चों को जो भी कहानी सुनाई गई,
लॉरेंस कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा बच्चों को जो भी कहानी कथन पद्धति में कहानियां सुनाई गई, उनमें उन्होंने बहुत सारी कहानी सुनाई, लेकिन सबसे फेमस जो कहानी होती है वो हिंज नामक व्यक्ति की कहानी सबसे ज्यादा फेमस होती है। या इनको ही कहीं कहीं जगह किताबों में क्या मिल जाता है, हाइनेस लिखा जो है वो मिल जाता है। तो हिंज कहे हाइनेस कहे एक ही बात है। हिंज ज्यादा मिला है, हाइनेस भी कुछ किताबों में दिया गया है, यानी कि जो कुछ बुक्स हैं उनमें हाइनेस भी आपको मिल जाएगा और हिंज भी मिल जाएगा। तो जो भी नाम पेपर में दिया जाए हमें उससे क्या मतलब, हिंज हाइनेस की जगह वो रामू श्यामू गोलू पप्पू कर दे तो उससे भी हम आंसर निकाल लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि हमें तो केवल क्या है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, नाम व्यक्ति का कुछ भी बना रहे। ठीक है, चलिए। तो हिंज नाम के व्यक्ति की एक कहानी सबसे ज्यादा फेमस होती है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में। तो अब हिंज नामक व्यक्ति की कहानी क्या है, क्योंकि हम इस हिंज नामक व्यक्ति की कहानी पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हिंज की कहानी क्या है। हिंज की कहानी या हिंज की कहानी क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं हिंज नाम का कोई एक व्यक्ति होता है, इसकी पत्नी होती है और इस पत्नी को एक विचित्र प्रकार की बीमारी होती है, या यूं कह सकते हैं उसकी पत्नी को कैंसर होता है, या आप कह सकते हैं कि उसकी पत्नी को एक विचित्र प्रकार की क्या होती है, बीमारी होती है। वो अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी पत्नी का क्या कर दो, इलाज कर दो, ये पत्नी जो है वो क्या है, बीमार है, या इसको एक विचित्र प्रकार की कोई बीमारी हो गई है या कैंसर है। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, हम आपकी पत्नी का इलाज शुरू करते हैं। इलाज शुरू करने के दौरान ही, मतलब जैसे उसने एडमिट किया, इलाज शुरू करने के दौरान ही डॉक्टर साहब हिंज से कहते हैं, यानी कि डॉक्टर साहब किससे कहते हैं, हिंज महोदय से कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी पत्नी की बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। आपकी पत्नी को जो बीमारी हुई है, या जो भी कैंसर या जो बीमारी हुई है, उसका कोई भी इलाज या कोई भी दवा, ध्यान रखना, ना तो कोई इलाज मेरे पास है और ना ही कोई ऐसी दवा मेरे पास है जिससे कि मैं आपकी पत्नी को क्या कर सकूं, ठीक कर सकूं। हिंज कहते हैं डॉक्टर साहब कोई तो उपाय होगा, कोई तो व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी पत्नी को एक ऐसी विचित्र बीमारी हुई है जिसका इलाज ही नहीं है हमारे पास, ना ही कोई दवा है, तो फिर हम आपकी पत्नी को कैसे ठीक कर दें। हिंज और अनुनय विनय करते हैं, डॉक्टर साहब कोई तो उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे पास तो ऐसी कोई दवा नहीं, और मार्केट में भी अभी ऐसी कोई दवा नहीं आई है, लेकिन शहर के ही एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके द्वारा एक दवा का क्या किया गया है, अभी हाल ही में उसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, या इस दवा को उनके द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। मतलब मेरे पास नहीं है, लेकिन शहर के ही एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं या कोई दवा व्यापारी हैं, जरूरी नहीं डॉक्टर, कोई दवा व्यापारी हैं, जिन्होंने हाल ही में इस दवा का क्या किया है, निर्माण किया है। अगर ये दवा तुम लेके मेरे पास आ जाओ तो मैं आपकी पत्नी को क्या कर सकता हूं, ठीक कर सकता हूं। हिंज कहते हैं ठीक है, हम जाते हैं। हिंज महोदय शहर के इन प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और इन प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास पहुंचकर कहते हैं कि भाई आपने अभी हाल ही में जो दवा बनाई है वो दवा हमें दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है और उसका कोई भी इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। उन्होंने कहा है आपकी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब आप अभी हाल ही में शहर के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा हाल ही में बनाई जो दवा है, अगर आप उसको लेके आते हो तो हम आपकी पत्नी को क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। ये पूरी थ्योरी को तुम्हें अपने माइंड में फीड करना है, यानी कि हम आपकी पत्नी को क्या कर देंगे, सही कर देंगे या ठीक कर देंगे। डॉक्टर कहते हैं, जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं जिन्होंने दवा बनाई है, वो हिंज से कहते हैं कि मैं अभी ये दवा आपको नहीं दे सकता, मैं अभी ये दवा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अभी अभी इसको मैंने अभी बनाया है और मैंने अभी इस दवा को मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। अगर मैं इस दवा को मार्केट में लॉन्च कर देता तो आपको मैं ये दे सकता था, लेकिन चूंकि मैंने अभी इस दवा को मार्केट में लॉन्च नहीं किया तो मैं आपको ये दवा नहीं दे सकता। क्योंकि अगर मैंने ये दवा आपको दे दी हिंज महोदय, अगर मैंने ये दवा जो मैंने बनाई है अगर मैंने ये दे दी तो निश्चित सी बात है डॉक्टरों के पास पहुंचते ही इस दवा का जो फॉर्मूला है बनाने का, वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चोरी, और कोई भी ऐसी दवा क्या कर लेगा, बना लेगा।
अब डॉक्टर साहब इनको दवा देने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि अगर मैंने आपको दवा दे दी, चूंकि ये दवा अभी मार्केट में आई नहीं है और मैंने भी अभी इसको मार्केट में नहीं उतारा है, अगर मैं तुम्हें ये दवा ऐसे ही दे दूंगा तो निश्चित सी बात है डॉक्टरों के हाथ में जैसे ही ये दवा पहुंचेगी इसका फॉर्मूला तुरंत चोरी हो जाएगा और इसी जैसी और दवा क्या कर ली जाएंगी, बना ली जाएंगी। और जब तक मैं इसको मार्केट में अच्छे दामों पर ना बेच लूं, मार्केट में इसको ना उतार दूं, तब तक मैं आपको दवा नहीं दे सकता। हिंज कहते हैं डॉक्टर साहब कोई तो उपाय होगा, आप मुझे ये दवा दे दो, जो भी आपको पैसा चाहिए, जो भी चाहिए वो मैं आपको देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। अब हिंज महोदय जब इन डॉक्टर साहब से कहते हैं आपको जो भी पैसा चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूं, तो डॉक्टर जो जिन्होंने इस दवा का निर्माण किया है वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं मार्केट में जब इसको लॉन्च करूंगा तो मैंने पूरा जीवन इसको बनाने में लगा दिया और तब जाके मैं इस दवा को क्या कर पाया हूं, बना पाया हूं। तो जब मैं मार्केट में इसको लॉन्च करूंगा या मार्केट में जब मैं इस दवा को उतारूंगा तो निश्चित सी बात है मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। वो पूरा का पूरा पैसा जिस अमाउंट पर मैं इसको मार्केट में लॉन्च करूंगा, अगर तुम वो पैसा मुझे दे सको तो मैं ये दवा तुम्हें देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। अब चूंकि ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक चूंकि विदेशी मनोवैज्ञानिक हैं, तो उसमें चूंकि किताब में जिक्र है कि वो 200 लगभग डॉलर की, 200 डॉलर की क्या करते हैं, इनसे मांग करते हैं। तो अब चूंकि 200 पाउंड की क्या करते हैं, मांग करते हैं। अब चूंकि अपन को 200 पाउंड क्या मतलब, उससे पाउंड से और उससे डॉलर से हम सीधा अनुमान मान लेते हैं अपने संदर्भ में कि वो लगभग डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर तुम हमको 10 लाख रुपए लाके दे दो तो मैं ये दवा तुमको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। अगर तुम मुझे, अब चूंकि आज के समय में 10 लाख अमाउंट कम है लेकिन उस टाइम पर ये 10 लाख अमाउंट बहुत था, तो वो कहते हैं कि अगर आप मुझे 10 लाख रुपए लाके दे दो तो मैं तुम्हें ये दवा दे दूंगा। हिंज कहते हैं इतना पैसा तो मेरे पास संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये जाते हैं, ये यही नहीं रुकते, ये जाते हैं और जाके घर पर जितना पैसा जमा होता है उसको ले आते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने जितने जान पहचान के लोग हैं उनसे जो जमा पूंजी है उसको भी तोड़ देते हैं। तो खींच तान के ज्यादा से ज्यादा ये 3 से 4 लाख रुपए ही तक आपके क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं। क्योंकि पुरानी कहानी है इसलिए कम अमाउंट है। अभी देखा तो आप अगर इसको दवा की कीमत है वो कहेगा 1 करोड़ लेंगे हम, तो निश्चित सी बात है कि 1 करोड़ अमाउंट को जमा करने में उसको परेशानी होगी। क्योंकि एक गरीब है तो उसके लिए 10 लाख भी काफी है। चलिए अब वो अमाउंट पर नहीं जाते, अपन को केवल कंसर्न समझना है। तो ज्यादा से ज्यादा ये कितना जोड़ लेते हैं, 3 से 4 लाख रुपए। अभी भी इनके पास 5 लाख भी अगर मान ले तो अभी भी 10 लाख तक पहुंचने के लिए 5 लाख शेष है। ये 5 लाख रुपए लेके हिंज के पास पहुंचते हैं। ये 5 लाख रुपए हिंज जो लेकर दवा व्यापारी या दवा चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, कहते हैं मुझे ये दवा दे दो। दवा व्यापारी या दवा चिकित्सक कहता है मैं तुम्हें 10 लाख रुपए से 1 रुपए कम में दवा देने को तैयार नहीं, यानी कि मुझे तो पूरा अमाउंट चाहिए, क्योंकि मैं अगर 5 लाख रुपए में भी तुम्हें दे दूंगा तो तुरंत के तुरंत इसका फॉर्मूला मार्केट में चोरी हो जाएगा और मेरे पूरे जीवन भर की पूंजी जो है वो वेस्ट चली जाएगी। मेरी जो भी पूंजी है वो इसी दवा पर टिकी हुई है। बात समझ पाए कि नहीं? अब हिंज 5 लाख रुपए लेके भी आते हैं, उसके बाद भी जो दवा व्यापारी है या दवा चिकित्सक है जिसने इसका निर्माण किया है वो दवा देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। अब जब दवा देने से मना कर देगा तो ये बैठा हुआ है हिंज, ये दवा व्यापारी का घर है या दुकान है, जो भी कुछ मान लो, ये दवा व्यापारी का घर या दुकान हो गया। और ये दुकान या घर हो गया तो ये दुकान घर है, ये हिंज नाम का व्यक्ति जो है वो उस दुकान के बाहर ही बैठा है। सुबह से शाम हो गई, वो देने को तैयार नहीं। 5 लाख रुपए लिए ये बैठे हैं कि कम से कम दवा मिल जाए तो पत्नी को बचा ले। नहीं लेके गए दवा तो पत्नी चली जाएगी हाथ से, क्योंकि डॉक्टर ने कह रखा है कि हम पत्नी को नहीं बचा सकते, हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं। ये बहुत कहते हैं दवा व्यापारी से, लेकिन दवा व्यापारी नहीं। क्यों? क्योंकि दवा व्यापारी की जीवन भर की पूंजी इस दवा पर लगी है। अगर उसने सस्ते दामों पर इस दवा को दे दिया तो इसका फॉर्मूला मार्केट में चोरी हो जाएगा और फिर मार्केट में ये अच्छे दामों पर दवा नहीं बिचेगी। दवा व्यापारी अब यहीं तो बैठे नहीं रहेंगे, दुकान है उनका जो भी क्लिनिक है उसको बंद करते हैं, शटर डालते हैं और अपने घर जो है वो आपके चले जाते हैं। अभी लेकिन हिंज तो यहीं बैठा है क्योंकि उसको तो दवा चाहिए, क्या करे।
अब हिंज बैठा बैठा सोचता है कि क्या करें, हमने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन ये दवा व्यापारी या दवा चिकित्सक तो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तो चले गए हैं घर, ऐसा करते हैं कि जो इनकी दुकान है इस दुकान को ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ करके दवा को चोरी करके क्या कर लाते हैं, ले जाते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? बस इतनी ही कहानी है हिंज की। अब बच्चे से यह प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ बेटा, हिंज को ताला तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? कई प्रश्न बनते हैं, देखना कैसे। हिंज को ताला तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए? हो सकता वो कह दे हिंज ने ताला तोड़ दिया, तो फिर वो कहेंगे कि बताओ क्या हिंज ने ताला तोड़कर दवा चुराई तो क्या सही किया? दवा चुरा के सही किया? तो कुछ बच्चे कहेंगे हां सही किया। हो सकता कुछ उसमें से कहेंगे कि नहीं, सही नहीं किया इसे। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ यह भी तो है कि दूसरी तरफ जो है, देखना प्रश्न समझना आप, फिर उसके बाद हम आपके थ्योरी पर चलते हैं लौट के। हिंज का ताला तोड़ना सही है? बच्चे से प्रश्न पूछा गया। कुछ बच्चे कहेंगे हां, कुछ कहेंगे ना। हो सकता वो ये कहे कि बताओ हिंज का चोरी करना सही है, तो चोरी करना सही है अथवा नहीं, ये भी प्रश्न बच्चे से पूछेगा। कुछ कहेंगे हां सही है, कुछ कहेंगे नहीं सही नहीं है। हो सकता ये भी ना पूछे, हो सकता ये पूछ ले बताओ क्या दवा व्यापारी का महंगे दामों पर दवा को बेचना सही है या गलत? तो ये भी तो एक प्रश्न बना है कि हाँ, दवा व्यापारी का महंगे दामों पर दवा बेचना सही है या महंगे दामों पर उसको दवा नहीं बेचनी चाहिए। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो प्रश्न कई बन रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही हम बच्चे की किस चीज को तय करेंगे, बच्चे की नैतिकता और बच्चे के नैतिक विकास का आकलन करेंगे। बात समझ पाए? तो अब ये थ्योरी माइंड में फीड हो गई। अब इसी थ्योरी के आधार पर चलते हैं, जो प्रश्न आपके सीटेट या किसी अन्य एग्जाम, सुपर टेट या यूपी टेट या डीएसएसबी में जो भी पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं कि कैसे समझना। तो हमने तुम्हें पूरी कहानी सुना दी हिंज की। हिंज नाम का व्यक्ति तुम्हारी मेमोरी में फीड रहेगा। उसकी पत्नी को कैंसर है, जाता है, डॉक्टर कहते हैं दवा लेके आओ नहीं तो हम बचा नहीं सकते। वो जाता है भागता हुआ कि दवा तो मेरे पास है नहीं, डॉक्टर कहते हैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है उनके पास दवा मिल सकती है, अगर वो तुम्हें दे दें तो। दवा व्यापारी या दवा चिकित्सक की शर्त है कि मैं तुम्हें इसी महंगे दामों पर दूंगा, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लो नहीं तो जाओ। क्यों? क्योंकि उनकी भी मजबूरी है अपनी, क्योंकि पूरे जीवन भर की पूंजी उस पर लगी हुई है। बात समझ पाए? अब वो देने को तैयार नहीं 10 लाख से कम में, इनके पास 10 लाख रुपए है नहीं, तो हिंज करे तो करे क्या? या तो पत्नी को मरता हुआ छोड़ दे या फिर दुकान का ताला तोड़कर दवा को चोरी करे और पत्नी की जान बचा ले। अब यहां से प्रश्न बनते हैं, तो देख सबसे पहले क्या है देखना। हिंज की आपको कहानी सुनाई, तो हिंज जो दुकान के बाहर खड़ा हुआ है उसके पास क्या समस्या है? समस्या यह है कि चोरी करे अथवा चोरी ना करे, यही तो समस्या है उसके पास। भाई हिंज के पास समस्या क्या है? हिंज के पास समस्या यही है कि चोरी करे अथवा चोरी ना करे। अगर चोरी कर लेता है, समझना सर आप, मतलब हिंज के पास समस्या क्या है? हिंज के पास समस्या है क्यों? क्योंकि पत्नी उसकी बीमार है और पत्नी बीमार है, उसको दवा चाहिए और दवा व्यापारी दवा देने को तैयार नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि उसके पास पैसे है नहीं, या तो चोरी कर ले और दवा को ले जाए और पत्नी की क्या कर ले, जान बचा ले, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि चोरी ना करे और पत्नी को क्या करे, ऐसा ही मरने के लिए क्या कर दे, छोड़ दे। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो फिर दिक्कत क्या है भाई? उसकी वो चोरी अगर कर लेता है तो उसको फायदा ही तो हो रहा, दवा के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और पत्नी की जान भी अलग से बच जाएगी। भाई इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो चोरी कर लेता है तो दवा के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। 10 लाख तो क्या, 5 लाख तो क्या, 1 लाख रुपए, 1 रुपए नहीं देना। दवा की दवा मिल जाएगी, पैसे के पैसे बच जाएंगे और पत्नी की जान बच जाएगी। लेकिन समस्या ये भी तो है, वो कह रहा कि अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस अलग पीटेगी, जेल में अलग डाल देगी। आप समझ गए? अगर मैं पकड़ा गया चोरी करते हुए तो हमें जेल हो जाएगी, पुलिस अलग पकड़ेगी, पीटेगी अलग, बेइज्जती अलग होगी हमारी समाज में। ये भी तो डर उसको सता रहा। तो वो कहता है कि अगर हम चोरी नहीं करते हैं तो क्या? भाई अगर हम चोरी कर लेते हैं तो हम पत्नी की जान तो बचा लेंगे,
लेकिन चोरी करने के बाद अगर हम पत्नी की जान बचा लेते हैं तो समस्या तो वही है कि बाद में तो निश्चित सी बात है, पता तो चल ही जाएगा कि भैया हिंज ने चुराई है, तो पकड़ के पुलिस अलग पीटेगी। तो फिर दूसरी समस्या है कि अगर चोरी नहीं करता है तो क्या पत्नी जो है वो मर जाएगी? पत्नी को ऐसा ही मरता छोड़ दे तो पत्नी को तो मरता छोड़ देगा, लेकिन कम से कम खुद पुलिस से पिटने से तो बच जाएगा। भाई खुद को पुलिस तो नहीं पीटेगी, समाज में बेइज्जती भी नहीं होगी, नहीं तो कहेंगे सब लोग कि भैया ये तो चोर है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बच जाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी कि उसके पास ऑप्शन दो है, चोरी करे अथवा चोरी ना करे। चोरी करके या तो पत्नी की जान बचा ले, या चोरी ना करे और पत्नी को क्या करे, मरता हुआ छोड़ दे। लेकिन समस्या यही है कि वो इसको चयन करता है चोरी करने को, तो पुलिस पकड़ेगी, पीटेगी अलग, जेल में अलग डाल देगी। तो पत्नी को तो ठीक करा ले, लेकिन पता चला हम ही डले हैं जेल में। तो इस विकल्प को चुनने के बाद भी, चोरी करने को चुनने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई। और अगर चोरी नहीं करते हैं तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी, समाज में सब ताना अलग मारेंगे कि तुम कैसे पति हो, पत्नी को तक नहीं बचा पाए, उसका इलाज तक नहीं करा पाए। तो यहां भी समस्या है कि चोरी नहीं करते हैं तो भी दुविधा है। तो वो अगर इस विकल्प को चुनता है तब भी समस्या, इस विकल्प को चुनता है तब भी समस्या, करे तो करे क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा। विकल्प दोनों हैं, लेकिन ना तो इसको चुन पा रहा ना इसको चुन पा रहा। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो जब विकल्प दोनों दिए गए हों, ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, विकल्प दोनों है, इसको भी चुन सकता उसको भी चुन सकता, लेकिन नहीं डिसाइड कर पा रहा कि किसको चुने, चोरी करें अथवा चोरी ना करें। यही उसकी किसकी स्थिति कहलाएगी, असमंजस की स्थिति कहलाएगी। मतलब वो इस दोहराए पर खड़ा है, यहां पर असमंजस में खड़ा है, यहां पर असमंजस में खड़ा है। वो करे तो करे क्या, चोरी करे अथवा चोरी ना करे। चोरी करता है तो भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही, चोरी नहीं करता है तो भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही। तो यह डिसाइड नहीं कर पा रहा कि वो इस रास्ते को चुने या इस रास्ते को। यही पोजीशन उसकी क्या कहलाएगी, दुविधा कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर, दुविधा। वो दुविधा में पड़ा है, और एक प्रकार से यह है आपकी नैतिकता हम पढ़ रहे हैं तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इसको नैतिक दुविधा कहेंगे। यानी कि वो जो हिंज है वो कहां पर खड़ा हुआ है, नैतिक दुविधा पर खड़ा हुआ है कि आखिर हम इस विकल्प का चयन करें या इस विकल्प का। तो इसके लिए देखना जरूरी नहीं सर कि केवल हिंज की बात करें, समझना जरा, जरूरी नहीं कि केवल हिंज की बात करें। वो लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि आप जीवन की किसी भी मोड़ पर हमेशा दोहराव पर ही खड़े होते हैं। देखना कैसे, हम आपको एग्जांपल देते हैं, जरूरी नहीं कि यही। इन्होंने कहा आज हमारे एग्जाम का आखिरी दिन है, मतलब आज एग्जाम का लास्ट डे बचा है, और हम सुबह 8 बजे निकल रहे थे क्योंकि हमें 9 बजे एग्जाम देने पहुंचना था। हम 8 बजे जैसे ही घर से निकले कि 9 बजे हम एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे, पता चला सुबह 8 बजे ही हमारे पिता की तबीयत खराब हो गई। यानी कि पिता जो है वो अचानक से बीमार पड़ गए, उनको अटैक आ गया। तो हम पिता को लेके अस्पताल जाएं, भाई पिता को लेके हॉस्पिटल जाएं, कि हम अपने एग्जाम को देने के लिए एग्जाम हॉल में जाएं। अगर हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो भैया हम परीक्षा तो पास कर लेंगे, लेकिन पिता से हमको हाथ धोना पड़ेगा। और अगर हम पिता को चुन लेते हैं कि पिता को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमको अपने एग्जाम से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि हम फेल हो जाएंगे। हाई स्कूल की परीक्षा, लास्ट दिन तुम्हारा एग्जाम, आज आखिरी एग्जाम है और इसको तुम देते हो, तुम हाई स्कूल पास हो जाओगे। पता चला पिताजी की सुबह तबीयत खराब हो गई और कोई नहीं, तुम ही अकेले हो, तब डिसाइड करना। ये नहीं कि किसी और को भेज देंगे, ऐसे कोई विकल्प ऑप्शन नहीं है आपके पास। दो ही रास्ते हैं, या तो पिता को ऐसा ही मरता छोड़ दो और जाके एग्जाम दे आओ, या एग्जाम को छोड़ दो और पिता की जान बचा लो। अब नहीं डिसाइड कर पाओगे इसका चयन करें या इसका, यही स्थिति क्या कहलाएगी, दुविधा। इसी को क्या कहा जाएगा, नैतिक दुविधा। बात समझ पाई कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, समझ में आ रहा कि नहीं? हम और एग्जाम्पल देते हैं, हम तो एग्जाम्पल तो तुम्हें हम खूब देंगे, बस तुम समझते चलो सर। देखना, समझना जरा सर, समझना। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, समझना। जरूरी नहीं है कि सर आप यही कहें, देखना और भी कुछ है। जैसे कि आप, ये मां है या भाई है,
हम घर लौट के आए, ये माँ और भाई थे। एक तरफ माँ और भाई खड़े, माँ हो या भाई हो, और दूसरी तरफ खड़ी है पत्नी या बीवी। दोनों में आपस में एकदम लड़ाई ठन गई। अब लड़ाई अगर ठन गई तो अगर जैसे ही हम घर में घुसे, अब पत्नी अपनी बात कहेगी और माँ अपनी बात कहेगी। अगर मैं इसका पक्ष लेता हूं तो ये पक्ष नाराज, इसका पक्ष लेता हूं तो ये पक्ष नाराज, तो मैं किसकी साइड लूं? फंस गया नैतिक दुविधा में। बात समझ पाई कि नहीं? जरूरत ये भी नहीं कि आप यहां आओ, भैया आप मार्केट गए, आप बाजार गए, कोई आपने शर्ट खरीदनी है, भैया हमको शर्ट ही खरीदनी है, लो टी शर्ट खरीदनी है। यहां पर काली वाली टी शर्ट ये भी अच्छी लग रही, ब्लैक टी शर्ट ये भी अच्छी लग रही। अब लेनी एक शर्ट है, काली भी अच्छी लग रही और सफेद भी अच्छी लग रही, ठीक है ना? मतलब हमें काली शर्ट भी अच्छी लग रही है और व्हाइट यानी सफेद शर्ट भी अच्छी लग रही, जबकि हमारे पास पैसे सिर्फ एक शर्ट को लेने के हैं, तो हम किसको लें? बात समझ पाई कि नहीं? फंस गए किसमें? नैतिक दुविधा में। यहां तक कि जरूरी नहीं, ये तो हम तुम्हें इसलिए ताकि आप कनेक्ट कर पाओ दे रहे हैं, जरूरी नहीं यहां यदि हम कहें हाई स्कूल के बाद बच्चा पहुंचा है, बताओ हम मैथ ले लें या बायोलॉजी ले लें? हमें मैथ भी अच्छी लगती, मैथ में भी अच्छे नंबर आए हैं और बायोलॉजी में भी हमारे अच्छे नंबर आए हैं, हमें दोनों अच्छी लगती है और दोनों में अच्छे नंबर आए हैं, तो हम किसका चयन करें? समझना सर जरा, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी, तब नैतिक दुविधा नहीं होगी। एक बच्चा हाई स्कूल की परीक्षा पास करके जाता है, मैथ में तो वो किसी प्रकार से 33 नंबर 100 में से लाया है और रो गा के पास हो गया, और बायोलॉजी में तो उसके एकदम जबरदस्त नंबर आए हैं और लगभग 85 नंबर जो है वो 100 में से पाया है। तो इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है भैया, हमें मैथ आती ही नहीं है, हम तो बायोलॉजी ले लेंगे। समस्या कब है? वह बालक जो हाई स्कूल पास करके गया है, मैथ में भी 85 नंबर 100 में पाया है और बायोलॉजी में भी 85 नंबर 100 में पाया है, अब परेशान है कि मैथ ले लें कि भैया बायो ले लें, क्योंकि हमें तो दोनों विषय अच्छे लगते हैं और दोनों विषय हमारे अच्छे हैं। अब हम मैथ साइड जाते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं, और अगर बायो साइड जाते हैं डॉक्टर, तो भैया हम किस लाइन को चयन करें? इंजीनियर की लाइन या डॉक्टर की लाइन? मैथ लें या बायो लें? फंस गया कहां पर? दुविधा में। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि जो नैतिक दुविधा है वो हमेशा ध्यान से सुनना है आपको, नैतिक दुविधा जो होगी वो ये नहीं, एक आपका सब्जेक्ट खराब ही है, दूसरा सब्जेक्ट अच्छा है, तो इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है, आप चयन कर लो इसका। लेकिन जब दिए गए दो सब्जेक्टों में दोनों सब्जेक्ट बेहतर हैं, दोनों अच्छे विकल्प हैं, और फिर चयन करने में आपको परेशानी हो, तो वो कहलाती है क्या? नैतिक दुविधा। हिंज भी किस पोजीशन पर खड़ा था? यहां हिंज भी जो खड़ा था वो चोरी करता है तो भी अच्छी बात, पैसा भी नहीं देना, पत्नी की जान भी बच गई। बात समझ पाए? लेकिन साथ में यह भी है कि अगर पकड़ा गया तो पुलिस पीट पीट के सही कर देगी। बात समझ पाए कि नहीं? दूसरा, अगर चोरी नहीं करता है और पत्नी को मरता हुआ छोड़ देता है तो पूरा जीवन बर्बाद है। बच्चे को कौन संभालेगा? घर कौन संभालेगा? समाज में सब बेइज्जती अलग करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? तो दोनों समस्याएं हैं। तो जब दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करना हो और हम डिसाइड ना कर पाए कि दोनों में से आखिर किसका चयन कर लें, यही स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी नैतिक दुविधा कहलाएगी। बात समझ पाए कि नहीं? एक लाइन इसके लिए लिख लेते हैं, या 2-3 लाइन जो भी इसमें बन गई हैं, जो भी लाइन थ्योरी के रूप में बन गई, क्योंकि हमने केवल अभी तुम्हें समझाया है, समझना। लिख लेते हैं ये एक लाइन, मतलब ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम समझाएंगे तुम्हें ज्यादा और लिखेंगे कम। एक लाइन नैतिक दुविधा के लिए लिखते हैं कि आखिर नैतिक दुविधा किसे कहा जाएगा, कि नैतिक दुविधा कहते किसे हैं। तो नैतिक दुविधा के लिए अगर एक लाइन लिखें तो आप कह सकते हो, दिए गए दो नैतिक विकल्पों में से, दिए गए दो नैतिक विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली असमंजस की स्थिति, होने वाली असमंजस की स्थिति को ही नैतिक दुविधा कहेंगे। सर अपने शब्दों में आप कुछ भी लिख लें, सर हमने अपने शब्दों में समझ के लिख लिया क्या,
कि नैतिक दुविधा क्या है, तो दिए गए दो नैतिक विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली असमंजस की स्थिति को ही हम क्या कहेंगे, नैतिक दुविधा कहेंगे। अगर हमें दो विकल्पों में से कोई असमंजस हुआ नहीं तो फिर हम किसी एक का चयन कर ही लेंगे, तब जाके नैतिक दुविधा की कंडीशन नहीं बनेगी। ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, पहले ये बताओ। समझना एक दो चीजें और। अब अगर एग्जाम्पल कोई कहे कि एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल तो हमने तुम्हें नहीं दे दिए, तुम कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर हिंज को भी दो विकल्प मौजूद हैं, हिंज के पास भी दो विकल्प हैं, दवा चोरी करे या नहीं करे। मतलब यहां हिंज के पास भी तो दो विकल्प हैं, या तो दवा चोरी करे या दवा चोरी ना करे। किस विकल्प का चयन करे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, वही आपकी क्या कहलाएगी, नैतिक दुविधा कहलाएगी। बात समझ पाए कि नहीं? अब चलते हैं आगे और समझते हैं। यहां पर एक लाइन जो है वो पूछी गई है आपके फैक्ट वाले प्रश्नों में, तो लिख लेते हैं। यहां पर पूछा जाता है कि जो विकास है वो नैतिक दुविधा, जरूरी नहीं कि दुविधा आए, अभी हम इसके अगले चरणों को समझा रहे हैं, तो उसमें आप कहोगे कि विकास जो है वो नैतिक दुविधा या तर्कणा का परिणाम है। ध्यान से समझना है, जो विकास है वो नैतिक दुविधा या तर्कणा का परिणाम है। अभी बताते हैं कि कैसे। भाई आपके पास दो विकल्प थे, दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का अगर आपने चयन किया है तो आप चयन तभी तो करोगे जब दो विकल्पों में आप पहले असमंजस की स्थिति में रहे, दोनों विकल्पों को सोच समझ के उसका किसी एक विकल्प का तो चयन करोगे ही। भाई एक बच्चा हाई स्कूल पास किया है, इंटर हाई स्कूल में इंटर के बाद वो अगर फर्स्ट ईयर में जा रहा है तो मैथ्स और बायोलॉजी में से किसी एक विषय को तो लेगा। 2 दिन असमंजस में पड़े रहेगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद तो उसे निर्णय लेना ही लेना है। तो उन्होंने कहा है कि विकास हमेशा नैतिक दुविधा या तर्कणा का क्या होता है, परिणाम होता है। अब अभी बताते हैं कि कैसे नैतिक दुविधा या तर्कणा का क्या होता है, परिणाम होता है। समझना, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि नैतिक दुविधा जो है वो आपके शुरुआती पहला स्टेप है, यानी कि हम इसको पहला थ्योरी को समझने से पहले पहला नाम दे दिया कि आपका फर्स्ट शब्द है, टर्मोलॉजी है। जैसे जीन प्याजे में टर्मोलॉजी, उसी प्रकार से नैतिक दुविधा भी एक टर्मोलॉजी है। इसकी दूसरी टर्मोलॉजी को समझते हैं कि आखिर दूसरी टर्मोलॉजी क्या कहती है, उसको समझते हैं। आज कोशिश करेंगे कि तीनों इसकी टर्मोलॉजी को भी क्लियर कर लें, और एक आध अगर अवस्था हो जाए तो और बढ़िया है। देखते हैं दूसरे नंबर पर समझना है, यानी कि दूसरे नंबर पर समझना है नैतिक तर्कणा। अब देखना आखिर नैतिक तर्कणा को पहले हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसकी थ्योरी, यानी कि जो थ्योरी वाला पोर्शन उसको बाद में। तो नैतिक तर्कणा क्या है उसको भी समझते हैं कि आखिर नैतिक तर्कणा क्या है, ठीक है ना। चलिए देखना, जहां भी आपको समझ में ना आए तो आप पूछना। देख पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आखिर है क्या। सुनो, यहां पर अभी जो हिंज था वो कहां खड़ा हुआ था, हिंज खड़ा हुआ था या तो दवा की चोरी करे और या तो वो था वो दवा की चोरी ना करे। दो ही विकल्प उसके पास मौजूद थे, या तो दवा की चोरी करे या दवा की चोरी ना करे। अब वो कह रहा है कि हमारे पास दो ही विकल्प हैं, हम दो में से किसका चयन कर लें, ये होगी दुविधा। समझना, हमारे पास दो विकल्प दिए हैं, चोरी करे और चोरी ना करें, हम किसका चयन कर लें। आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन जाते हो, अटेम्प्ट करते हो, आप कहते हो हमारे पास तो 4 विकल्प हैं दो की जगह, अब हम 4 में से किसको टिक करें, तो किसी एक के साथ तो जाना ही होगा, किसी एक को तो टिक करना ही होगा। यहां हिंज के पास भी दो विकल्प हैं, उन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को तो हिंज को टिक करना ही होगा। अब आखिर हिंज किसको टिक करे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। आप भी प्रश्न पढ़े, 4 विकल्पों में से हम किसको टिक कर दें नहीं समझ पा रहे, ये पड़े हुए हो दुविधा की पोजीशन पर। लेकिन हम मन ही मन अभी चिंतन कर रहे हैं, जैसे हिंज चिंतन कर रहा वैसे हम ही मन अभी चिंतन कर रहे हैं कि दिए गए 4 विकल्पों में से 2 विकल्प तो हमने काट लिए, अभी 2 विकल्प शेष हैं, और सोच रहा है कि ये विकल्प हो सकता है इस कारण से सही हो और बी विकल्प हो सकता है इस कारण से सही हो। अभी हमने टिक नहीं किया है। बात समझना सर जरा, फिर हम इसको आते हैं। हम कोई परीक्षा देने गए, सीटेट की ही या यूपी टेट की या सुपर टेट की या कुछ भी, उसमें हमको 4 विकल्प मिल गए, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प।
हमने चारों विकल्पों में हो सकता हमने एक या दो विकल्प हमने गलत कर लिए कि ये तो प्रश्न के उत्तर है नहीं, लेकिन अभी दो विकल्पों में डिसाइड करना मुश्किल है। और वैसे भी आप जानते हो कि सीटेट वगैरह में दो तो तुम जल्दी कर लेते, फंस जाते इन दो में, या किसी साइकोलॉजी वाले पोर्शन में दो तो जल्दी गलत हो जाते हैं, लेकिन दो में बड़ी परेशानी होती कि कौन सही कौन गलत। तो आप दो विकल्पों में फंस गए कि ये सही अथवा ये सही। अभी आपने कुछ नहीं सोचा कि आखिर ये क्यों सही, और ना ही ये सोचा कि आखिर बी क्यों सही, लेकिन दो गलत करिए कि भाई ये गलत इसलिए, ये गलत इसलिए। लेकिन इन दो विकल्पों में अभी फंसे हो, इस विकल्प को सही माने या इस विकल्प को, तो अभी ये कहलाएगी नैतिक दुविधा, ध्यान रखना। लेकिन ए विकल्प चुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है, इसलिए ए विकल्प सही होगा। हम बी विकल्प का चयन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि बी विकल्प के लिए हमारे पास पर्याप्त मौजूद तथ्य जो है वो प्राप्त हो गए हैं कि हाँ बी विकल्प सही हो सकता। तो अगर हमारा मस्तिष्क अभी टिक नहीं लगाया कि हम टिक लगा दें, लेकिन मन ही मन चिंतन कर रहे कि ए विकल्प सही हो सकता, उसका रीजन हमारे मस्तिष्क पटल पर वो तर्क की प्रक्रिया चल रही है कि आखिर ये विकल्प क्यों सही होगा। बी विकल्प सही भी हो सकता, उसके लिए भी मस्तिष्क पटल पर प्रक्रिया चल रही है कि आखिर बी विकल्प क्यों सही होगा। तो ये कहलाएगी नैतिक दुविधा। के बाद अगली कंडीशन, अभी आप अपने मस्तिष्क को ही क्या कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क दे रहे हो कि ए विकल्प भी सही हो सकता और बी भी सही हो सकता। ए विकल्प सही होने के पीछे दिया गया तर्क और बी विकल्प सही होने के पीछे दिया गया तर्क ही कहलाएगी आपकी क्या, नैतिक तर्कणा। तो पहले नैतिक दुविधा में आएगा व्यक्ति, उसके बाद ही किस पर पहुंचेगा, नैतिक तर्कणा पर। अभी उसने टिक नहीं लगाया कि भैया हम टिक लगा के आगे बढ़ गए, बात समझ पाए। अभी जब टिक लगाएगा तो वो एक्शन के अंतर्गत काउंट किया जाएगा, जिसको हम नैतिक व्यवहार कहेंगे या मोरल एक्शन के अंतर्गत काउंट करेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो अभी यहां पर हमने एग्जाम्पल जरूर लिया, लेकिन फिर चलते हैं बैक से, और कहां पर नैतिक तर्कणा, चोरी करने और ना चोरी करने वाले एग्जाम्पल। हिंज कहता है कि मैं चोरी कर लेता हूं, अभी चोरी की नहीं है, एक्शन नहीं लिया है, अभी सोच रहा है, बैठा बैठा बाहर ही सोच रहा कि यार ये तो पैसा 5 लाख ले भी आए फिर भी 10 लाख रुपए से कम में देने को तैयार नहीं, और वहां पत्नी मर जाएगी। तो क्या करते हैं, बैठा बैठा ही सोच रहा है कि ऐसा करते हैं कि हम इसकी दवा को चोरी कर ही लेते हैं, इसकी दवा को चोरी कर ही लेते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पुलिस पकड़ेगी। अरे जब पुलिस पकड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी कौन सी आज पुलिस पकड़ रही रात को, समझना सर जरा। इसका मस्तिष्क खुद को तर्क दे रहा, अभी चोरी की नहीं है, चोरी करने से पहले वह सोच रहा है, उसका मस्तिष्क स्वयं को तर्क दे रहा है कि यार चोरी कर लेते हैं। और चोरी करने से कौन सा भी रात में पुलिस पकड़ रही है, जब पता चलेगा पुलिस को कि चोरी हुई है तब जाके पुलिस पकड़ेगी। तब तक तो हम दवा चोरी करके ले जाएंगे और पत्नी को क्या करा लेंगे, सही करा भी लेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि उसने चोरी करने के लिए अपने मस्तिष्क को क्या दे दिया, एक तर्क दे दिया कि चोरी कर लेते हैं, चोरी करने से हमारा काम हो जाएगा, एक तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, भाई पैसा भी तो नहीं देना, और पत्नी भी सही हो गई जा रही, पैसा भी नहीं देना, पत्नी भी सही हो जा रही। अब पुलिस का डर है तो पुलिस जब पकड़ेगी तब पिट लेंगे, जेल हो आएंगे, लेकिन कम से कम पत्नी की तो जान बचा लेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि दवा तो दोबारा बनाई जा सकती है, पत्नी थोड़ी ना दोबारा बनाई जा सकती। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी कि उसने अपने मस्तिष्क को इतने सारे तर्क दे दिए सोच विचार करके कि दवा को चोरी करना ही अब सही है। आप कोई कार्य करने जाते हो तो उस कार्य को करने के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क अपने मस्तिष्क को देते हो कि हाँ ये कार्य करना अब सही है। आप किसी कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं, उस कार्य को संपन्न करने का कारण कि आखिर आज हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, नैतिक तर्कणा कहलाती है। यहां हिंज के द्वारा भी चोरी करने के कार्य को संपादन किया जा रहा है, लेकिन अभी किया नहीं है, अभी प्रक्रिया सिर्फ मस्तिष्क पटल पर चल रही है, यानी कि सिर्फ चिंतन की प्रक्रिया यहां पर चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई चोरी उसने अभी की नहीं है। तब तक ये क्या रहेगी, आपकी तर्कणा रहेगी। मतलब क्या, हिंज कहता है मैं चोरी कर लेता हूं, और बैठा बैठा सोच रहा है कि चोरी कर लेता हूं, चोरी करने से एक तो पैसा भी नहीं देना, दूसरा पत्नी की जान भी बच गई,
कौन सा पत्नी जो है वो दोबारा बनाई जा सकती है? दवा व्यापारी तो दवा फिर से बना लेगा और पैसे कमा लेगा। और पुलिस भी अभी हमें थोड़ी पकड़ रही रात को, जब सुबह पकड़ेगी 2-3 दिन बाद पता चलेगा, तब देखा जाएगा। अभी तो प्रॉफिट है, यानी कि अभी तो क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो उसने चोरी करने के पीछे जो तर्क दिया वही क्या कहलाई? नैतिक तर्कणा कहलाई। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर? जरूरी नहीं कि चोरी करने के पीछे तर्क दे, हो सकता वो यहां आए और वो कहे यार चोरी कर तो लेंगे, चोरी कर तो लेंगे, पत्नी की जान भी बचा लेंगे, पुलिस भी जब पकड़ेगी तब पिट लेंगे, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यार क्या चोरी करना सही है? क्यों? चोरी करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि इस दवा चिकित्सक ने या दवा व्यापारी ने वो कह रहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन की पूंजी, यानी कि पूरे जीवन भर की पूंजी क्या कर दी है? इस दवा पर लगा दी है। और अगर मैं ऐसे ही इसकी दवा को चुरा ले गया तो इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा। फिर तो ऐसे जिसको भी जरूरत पड़ेगी किसी भी दवा की और जिसके पास पैसा नहीं होंगे, दवा की जरूरत पड़ेगी और पैसा नहीं होंगे, तो कोई भी जाके क्या कर लेगा? दवा को क्या कर लेगा? चुरा लेगा और अपना काम कर लेगा। मतलब क्या? अगर मैं चोरी कर लेता हूं तो पत्नी की तो जान बचा लूंगा, पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, पुलिस जब पकड़ेगी तब पिट लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूं तो चोरी नहीं करने के पीछे जो वो तर्क दे रहा, वो कह रहा है यार चोरी करना सही नहीं है, क्योंकि मैं चोरी करके अपनी पत्नी की तो जान बचा लूंगा, लेकिन मैं दवा व्यापारी के पूरे जीवन भर की पूंजी को क्या कर दूंगा? ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा। फिर तो ऐसे समाज में भी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोई भी व्यक्ति जिसको जरूरत होगी और उसके पास पैसा नहीं, वो कहेगा, जाके रात में इंतजार करेगा और दवा या किसी भी दुकान का ताला तोड़ करके क्या कर लेगा? उस सामान को चोरी कर लेगा। किसी भी लड़के की तबीयत खराब हुई, पैसा नहीं है, जाके चोरी करके अपना इलाज करा लेगा। तो ऐसा करना तो गलत है, तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए। तो देखो, चोरी ना करने के पीछे भी उसने तर्क दिया और चोरी करने के पीछे भी तर्क दिया, तो दोनों पर चोरी ना करने के लिए दिया गया तर्क भी नैतिक तर्कणा कहलाएगी और चोरी करने के पीछे दिया गया तर्क भी क्या कहलाएगी? नैतिक तर्कणा कहलाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? दोनों क्लियर है? बताओ अगर कोई डाउट हो। देखना एक आध एग्जांपल और लें, बताओ। अच्छा, ये बात भी सही है, हम शुरुआत में ही वैसे आपसे बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चोरी करने के लिए दिया गया तर्क, चोरी करना सही है, कर लेते हैं, वो भी नैतिक तर्कणा है। चोरी नहीं करने के लिए दिया गया तर्क, वो भी क्या है? आपकी नैतिक तर्कणा है। अब यहां पर दुविधा कहां हो रही है, तो वो भी आप जानते हो, हमने कहा आपको पहले ही उसमें समझा चुके हैं कि कभी भी सही और गलत में नहीं पूछेगा। दो विद्यार्थी आपस में लड़ गए, दो बालक आपस में लड़ाई कर गए, एक की गलती है दूसरे की गलती नहीं, तो उसमें तो कोई दुविधा की पोजीशन ही नहीं। एक गलत है तो दूसरा सही है, आप तुरंत डिसीजन दे दो कि भैया ये सही है ये गलत है, इसको सजा दे दो, उसको छोड़ दो। लेकिन जब दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, दोनों अपनी अपनी जगह सही हो और फिर चयन करने की बात हो, तो वहां पर आपको समस्या आती है। तो कभी कभार पेपर में यह भी पूछा गया है कि डिसाइड करना कब दिक्कत वाली बात होती है? जब सही और सही में आपको चयन करना हो। ध्यान रखना है, नैतिक दुविधा कभी ये नहीं कहती या नैतिक तर्कणा कभी ये नहीं कहती कि आप सही और गलत में बताएं कि क्या सही और क्या गलत। सही है तो भैया वो सही है, जो गलत है तो वो गलत ही है। दिक्कत क्या है? सही और सही में। क्यों? यहां पर हिंज अपने लिए क्या कर रहा है? पत्नी की जान बचाने के लिए क्या कर रहा है? देखना, सही सही में हम तुम्हें बताएं, देखना क्या तर्क दे रहा है वो। ये भी हिंज सही है और डॉक्टर दवा व्यापारी भी सही है। कैसे? यहां हिंज कहता है हमारी पत्नी की जान बचाने के लिए मैं चोरी कर रहा हूं और चोरी करना सही है, मैं चोरी कर लेता हूं, पत्नी की जान बचा लेता हूं। क्यों? क्योंकि दवा व्यापारी ने महंगे दामों पर दवा बेचने का क्या किया है? निर्णय लिया है। इसको महंगे दामों पर दवा बेचना नहीं चाहिए, इसलिए मेरा चोरी करना सही है। दूसरी तरफ वो कहता है दवा व्यापारी, मेरा महंगे दामों पर दवा बेचना उचित है। क्यों?
क्योंकि मैंने पूरे जीवन भर की पूंजी इस दवा पर लगा दी है। अगर मैं ऐसे ही इसको सस्ते दामों पर दे दिया तो फिर मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने तो इसमें पूरे जीवन भर की पूंजी अपनी इसमें लगा दी है, तब जाके इस दवा को बना पाया हूं। तो मेरा महंगे दामों पर दवा बेचना भी सही है। बात समझ पाए कि नहीं? तो जब सही सही में डिसाइड करना है कि हिंज सही है अथवा दवा व्यापारी सही है, तब जाके आप किसमें पढ़ते हो, नैतिक दुविधा में, और वही कंडीशन आपकी किसकी बनती है, नैतिक तर्कणा की। बात समझ पा रहे कि नहीं? जब सही सही में आपको अंतर करना पड़े, उसके पीछे दिया गया तर्क कहलाएगा नैतिक तर्कणा। और सही सही में, जब सही सही में आपको अंतर करना हो कि क्या सही और ये सही है कि ये सही है, सही और गलत की तो बात ही नहीं आएगी। या हो सकता इसका चोरी करना गलत है तो हिंज भी गलत है, और दवा व्यापारी का महंगे दामों पर दवा बेचना गलत है तो दवा व्यापारी भी गलत है। मतलब दोनों आपके क्या है, गलत है। ये भी गलत तो ये भी गलत, ये भी सही तो ये भी सही। और तब डिसाइड करना हो कि भैया उसने चोरी की तो हिंज भी तो गलत है, तो इसने महंगे दामों पर दवा को बेचा तो ये आपका दवा व्यापारी भी गलत है, मतलब दोनों गलत है। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भैया कौन गलत और कौन गलत नहीं, दोनों ही गलत है। इसका चोरी करना गलत है, इसका दवा को महंगे दामों पर बेचना गलत है। ये भी सही है क्योंकि इसने जीवन भर की पूंजी दवा बनाने में लगा दी तो ये महंगे दामों पर बेचेगा। इसकी पत्नी मरने वाली है, अगर दवा को नहीं चुराया तो पत्नी मर जाएगी, इसका दवा का चोरी करना भी सही है। बात समझ पाए कि नहीं? तो जब हिंज और दवा व्यापारी की बात आएगी तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है और दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, गलत भी है। तो जब सही सही में अंतर करना हो, गलत गलत में अंतर करना हो, तभी होगी नैतिक दुविधा। और जब इसके पीछे जो तर्क दिया गया हो वो कहलाएगी नैतिक तर्कणा। क्लियर है कि नहीं है सर? बताओ। अब इसके लिए एक लाइन लिखते हैं ताकि आप समझ पाओ कि आखिर क्या है। ठीक है ना सर? बताइए सर। यानी कि आपने जो भी चयन किया है उस चयन के लिए दिया गया तर्क ही क्या कहलाएगी, नैतिक तर्कणा कहलाएगी। अब देखना सर जरा, यहां लेते हैं एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल और भी दे देंगे, आप परेशान ना हो। ये नैतिक तर्कणा लिख लेते हैं कि आखिर नैतिक तर्कणा क्या है। देख, नैतिक तर्कणा के लिए भी एक लाइन, आप समझ में आ गया है तो ना भी लिखें तो भी चलेगा, और नहीं तो फिर आप लिख लेते हैं दो विरोधाभासी विकल्पों में, ध्यान रखना है, दो विरोधाभासी विकल्पों में से किसी एक का दो विरोधाभासी विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए हमने क्या कहा, अभी जो नैतिक दुविधा थी उसको अलग बताया था, इसमें कहा है दो विरोधाभासी विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक, ध्यान रखना है क्योंकि जब तार्किक प्रक्रिया होगी तभी, होने वाली तार्किक प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कणा कहेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि दो विरोधाभासी विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, नैतिक तर्कणा कहेंगे। अच्छा, एक पॉइंट याद आप रखेंगे, यह प्रक्रिया सिर्फ मस्तिष्क पटल पर चलेगी। ये आप चाहो तो याद रख लेना, नहीं तो यहां लिख लेना, यह प्रक्रिया सिर्फ मस्तिष्क पटल पर चलेगी। यानी कि अभी कोई भी एक्शन नहीं लेगा वो, ये प्रक्रिया सिर्फ कहां चलेगी, तो मस्तिष्क पटल पर चलेगी। यानी कि केवल माइंड पर ही वो क्या कर रहा है, जोर डाल के बार बार सोच रहा है कि क्या ये सही है या सही नहीं है। चलिए, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। अब यहीं पर यदि देखें तो एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी हमारी कि आखिर क्या सही है और क्या गलत। एक इसका और ले लेते हैं कि नैतिक व्यवहार क्या है, तो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और नैतिक व्यवहार में ज्यादा कुछ नहीं,
उसमें तो आप 2 मिनट में समझ जाओगे कि आखिर नैतिक व्यवहार क्या है। तो दूसरे नंबर पर नैतिक तर्कणाही और तीसरे नंबर पर याद रखना है कि नैतिक व्यवहार क्या है। नैतिक व्यवहार क्या है। अब नैतिक व्यवहार क्या है उसको देख लेते हैं कि आखिर नैतिक व्यवहार किसे कहेंगे। समझना, हम पहले समझा देते हैं, ये एक लाइन में बहुत सरल है। हिंज खड़ा है चोरी करे अथवा ना करे, लेकिन अब उसने तर्क दे दिया है कि भाई चोरी कर लेते हैं, क्योंकि चोरी करने से पत्नी की जान बच जाएगी और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हिंज ये सोच ले कि नहीं चोरी नहीं करते हैं, चोरी करना गलत है, ऐसे तो कोई भी किसी की यहां पर चोरी कर लेगा, तो मुझे भी चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब केवल मस्तिष्क पटल पर प्रक्रिया थोड़ी चलती रहेगी, अब क्रियान्वयन भी तो होगा। क्रियान्वयन का मतलब है अगर उसने डिसाइड किया है, लिखेंगे बाद में, पहले समझा रहे, अगर उसने डिसाइड किया है कि मैं चोरी कर लेता हूं, तो भैया चोरी करने के लिए दुकान का ताला तोड़ना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा और फिर जाके दवा को उठा के लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बैठे बैठे सोच लिया है तो हमने चोरी करी। यानी कि हमें कोई ना कोई गतिविधि तो करनी पड़ेगी और वो हम शरीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो एक प्रकार से वही हमारा क्या बन जाता है, व्यवहार बन जाता है। और चूंकि नैतिकता से रिलेटेड है तो इसको ही हम कहेंगे नैतिक व्यवहार। यानी कि चोरी करना, अब चोरी करना तो मस्तिष्क पटल पर तो चोरी हो नहीं सकती। आपको चोरी करने के लिए भैया, जैसे हमें किसी को बैंक लूटनी, तो भैया बैंक क्या घर बैठे कि भैया ऐसे बैंक लूट लेंगे, ऐसे बैंक लूट लेंगे, तो क्या केवल विचार करने से बैंक लूट लोगे? नहीं, जाके कम से कम जाना पड़ेगा बैंक में, फिर जाके घुसोगे तब जाके चोरी कर पाओगे। यानी कि एक्शन तो करनी पड़ेगी, उस गतिविधि को तो अपनाना पड़ेगा कि कैसे चोरी करें। तो यहां पर भी जो आपका नैतिक व्यवहार है उसका मतलब क्या है, व्यक्ति के द्वारा नैतिक तर्कणा में चयनित विकल्प को ही समझना जरा सर क्या है। यानी कि यहां पर जरूरी नहीं कि यही देखना, फिर से हम समझाएं, यहां पर उसने डिसाइड कर रहा था कि चोरी करे अथवा चोरी ना करे। अब वो कहता है कि यार चोरी कर लेता हूं, जो होगा सो देखा जाएगा, पुलिस बाद में पीटेगी, पिट लूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल पत्नी की जान बच जाएगी। क्यों? क्योंकि दवा व्यापारी का इतने महंगे दामों पर दवा बेचना गलत है। उसने डिसाइड कर लिया कि चोरी कर लेता है। तो जो डिसाइड किया है, जिस विकल्प को उसने क्या किया है, चुना है, इस विकल्प को अगर चुना है चोरी करने को, तो इसको चुनने के बाद क्रियान्वित भी तो करना पड़ेगा, क्रियान्वित भी तो करना पड़ेगा। और अगर चोरी नहीं करता है तो चुपचाप क्या कर जाएगा, घर लौट जाएगा, तब भी तो क्रिया करनी पड़ेगी घर लौटने की। बात समझ रहे? तो यहां पर सीधी लाइन लिख लेते हैं, जरूरत ज्यादा समझाने की इसमें पड़ नहीं रही कि हमें लगे। तो यहां पर यदि लिख दें कि नैतिक तर्कणा में, क्योंकि नैतिक तर्कणा के बाद ही व्यवहार आएगा, नैतिक तर्कणा में, नैतिक तर्कणा में चयनित विकल्प या नैतिक तर्कणा में चुने हुए, जो भी आपने नैतिक तर्कणा में विकल्प चुना है, चुने हुए विकल्प को वास्तविकता के धरातल पर उतारना। नैतिक तर्कणा में चुने हुए विकल्प को वास्तविकता के धरातल पर उतारना ही क्या कहलाएगा, नैतिक व्यवहार। बताइए, अगर कोई समस्या है तो पूछ सकते हो, या यूं कह सकते हो कि पत्नी की जान बचाने के लिए हिंज का दवा का चोरी करने के लिए किया गया कार्य, यानी कि कैसे दवा को चोरी करे, तो ताला तोड़ेगा, अंदर घुसेगा, दवा को चुरा के बाहर लाएगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, नैतिक व्यवहार कहलाएगा। बताओ, अगर कोई डाउट है तो पूछो सर, नहीं तो आगे चलते हैं। बोलिए सर। अच्छा सर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। ये 3 शब्द आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो है वो नैतिक दुविधा आएगी, नैतिक दुविधा के बाद जो है वो आपकी नैतिक तर्कणा आएगी, ध्यान रखना है आपको, और नैतिक तर्कणा के बाद ही नैतिक व्यवहार आएगा।
यानी कि पहले नैतिक तर्कणा आएगी, सॉरी नैतिक दुविधा, उसके बाद नैतिक तर्कणा, और तीसरे नंबर पर क्या काम करेगा, नैतिक व्यवहार। तो यहां पर अगर देखा जाए हिंज के संदर्भ में, अगर थोड़ी देर के लिए हम फिर कोरिलेट करें कि नैतिक दुविधा क्या है, तो नैतिक दुविधा है हिंज के पास चोरी करे अथवा ना करे। देखो दो विकल्प हैं और दो विकल्प में से किसका चयन करे नहीं डिसाइड कर पा रहा, वो क्या है, आपका नैतिक दुविधा है। लेकिन अगर वो यहां पर ये कर ले, समझना, चोरी करे तो क्यों और चोरी ना करे तो क्यों, यानी कि इसका उत्तर अपने मस्तिष्क से पूछे, भाई चोरी करे ना करे ये तो नैतिक दुविधा है, लेकिन हम चोरी कर लेते हैं क्यों, क्योंकि पत्नी की जान तो बच जाएगी। क्यों, क्योंकि दवा व्यापारी ने महंगे दामों पर दवा को बेच रहा है। तो भी ये डिसाइड नहीं किया कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन केवल मस्तिष्क पटल पर चिंतन की प्रक्रिया चल रही है कि चोरी करें तो आखिर क्यों करें, और दूसरी तरफ यह भी कि अगर चोरी नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करें, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर की पूंजी को इस दवा को बनाने में लगाया है, तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए। यह भी क्या कहलाएगा, आपका नैतिक तर्कणा कहलाएगा। लेकिन अगर हम कहें नैतिक व्यवहार, तो आप कह सकते हो चोरी करने की क्रिया, यानी कि चोरी करने की क्रिया को करना तो पड़ेगा, तो चोरी करने की क्रिया क्या कहलाएगी, नैतिक व्यवहार। और चोरी ना करने की क्रिया, ध्यान रखना है, चोरी ना करने की क्रिया क्या कहलाएगी, तो चोरी ना करने की क्रिया क्या कहलाएगी, नैतिक व्यवहार। तो इन तीन शब्दों को आप याद रखना, बहुत डिटेल में तुम्हें इन चीजों को समझाया है। बताओ अगर कोई डाउट है तो पूछो सर, अगर इन तीन में से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो सर। आप देखो एक बार में तो बिल्कुल सी बात है कि हो सकता समझ में ना आए, आप बार बार इसको पढ़ें, अपने आप चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पहली बार में कम चीजें समझ में आएंगी, दूसरी बार जो हमने तुम्हें पढ़ाया है, जो तुम्हें समझाया है, उसको एक बार फिर रिमाइंड करो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ते हैं कि कहां पर क्या है, क्योंकि रिवीजन के लिए कुछ तो चाहिए पड़ेगा। क्योंकि ये बात तो है सर, जितना हम आपको पढ़ाते हैं अगर आप घर जाके उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो अभी यहाँ 100% समझ में आया है, लेकिन अगले दिन वो सिर्फ 11% बचता है। ये तो फैक्ट है। मतलब अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते हैं तो वो धीरे 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 जो समझा है वो भी गायब हो जाता है। तो आप इसको एक बार फिर से अच्छे से कंफर्म कीजिए कि कहाँ क्या हमने समझाया था। उसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर हमसे पूछिए, हम फिर आपको डाउट को क्लियर करेंगे। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। अब इसके बाद इसी में आगे चलेंगे, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है, नहीं तो इसी के और आगे जोड़ते थे। अब इसी में जो कोहल वर्ग है, आधी कहानी हमने आज कर ली है, मतलब आधा कंसेप्ट आज समझ लिया, आधा कंसेप्ट नेक्स्ट दिन समझ लेंगे, अगले दिन। तो उसमें पूरे हिंज के स्तर समझेंगे कि आखिर कितने स्तर हैं, 3 स्तर। उन 3 स्तरों में उन्होंने प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं, यानी कि कुल मिला के 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर। तो उनको भी समझना है कि आखिर किस अवस्था में क्या कहते हैं, किस स्तर में किसकी बात करते हैं। ठीक है ना सर? तो आज तो यहीं तक रुक जाते हैं, इसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे।